Hello students, today we will start a new chapter, that is New Beginnings, Cities and States. This is the fourth chapter of Social Studies of class 7. So there are a few big questions whose answer we will find in this chapter. कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब इस चैप्टर में हमें मिलेगा. Number 1, what is meant by second urbanization of India? Second urbanization इंडिया का किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? Why were the जनपदास and महाजनपदास an important development in India's early history? क्यों जनपदास एंड महाजनपदास का डेवलपमेंट इंडिया की हिस्ट्री में उनका क्या महत्व है? एंड थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व? उनका किस तरह का शासन प्रणाली था, किस तरह का शासन प्रणाली उनका विकास वहाँ वो हम यहाँ देखेंगे. लेट अस रिकॉल दैट द सेकेंड मिलेनियम, अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, that is over a few centuries after 2000 BCE, the Indus, Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we called India's first urbanization, disintegrated. तो यहाँ सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था. तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंदस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन, या जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं. वो था इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन. वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा. कब? अर्ली सेकेंड मिलेनियम के समय, अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE में, है ना. एंड सम ऑफ इट्स सिटीज वेर अबैंडन्ड. वहाँ के कुछ शहर बिल्कुल अबैंडन हो गए, मतलब अब वहाँ कोई रहता नहीं था. इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर बट रिवर्टिंग टू रूरल और विलेज लाइफस्टाइल. और कुछ जगहों में लोग रहते थे लेकिन वो वापस से वो गांव का रूरल स्टाइल, विलेज स्टाइल में अपना लाइफ जी रहे थे. दे हैड टू, उन्हें वैसा रहना ही पड़ा. क्यों? सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हरप्पन अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपियर्ड. हमने पढ़ा था कि हरप्पा जो था वो एक शहर था, अर्बन वहाँ का कल्चर था, यानी शहरीकरण वहाँ हुआ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया वहाँ. तो लोगों को वापस वो गांव वाला जिंदगी जीना पड़ा. क्या क्या डिसअपियर हुआ वहाँ से? एलैबोरेट स्ट्रक्चर, वहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो भी थे वो सारा खत्म हो गया. बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, चाहे वो लोगों का अपना प्राइवेट था, चाहे समूह के लिए पब्लिक का जो भी था प्रॉपर्टी, सारा खराब हो गया था, नष्ट हो गया था. वहाँ के क्राउडेड स्ट्रीट एंड बिजी मार्केट्स वो भी नष्ट हो गए थे. डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, और वहाँ में अलग अलग ऑक्यूपेशन के जो कम्युनिटी के लोग रहते थे, जैसे मेटल स्मिथ, पॉटर, बिल्डर, वीवर, क्राफ्ट पीपल एंड सो ऑन. अब वहाँ कुछ भी नहीं था. ए राइटिंग सिस्टम, ए सैनिटेशन सिस्टम, द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहाइंड इट ऑल अ लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विद अ रूलिंग क्लास एट द हेड. और वहाँ जो सैनिटेशन सिस्टम था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, और बोला जाए तो वहाँ का जो रूलिंग हेड यानी कि जो राजा, सब मैंने कुछ भी अब नहीं बचा था. एंड फॉर ए होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. और करीब 1000 साल, एक मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, 1000 साल तक इंडिया में कोई अर्बन सिविलाइजेशन था ही नहीं, अर्बन सिस्टम था ही नहीं. दो देयर मे हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया. हालांकि कुछ इक्का दुक्का शहर थे नॉर्थ इंडिया में. Indeed, there were important regional cultures which we need not study here. हाँ, कुछ कुछ क्षेत्रीय कल्चर था इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो अभी हमें उस बारे में नहीं पढ़ना है. Then, in the first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga plains, parts of the Indus basin and neighboring regions, gradually spreading to other parts of the subcontinent. फिर यानी कि फर्स्ट मिलेनियम BCE में, यानी कि जो 1000 साल बाद एक नया अर्बनाइजेशन, एक नया शहरीकरण शुरू हुआ. कहाँ में? गंगा प्लेन्स में, इंदस या सिंधु बेसिन के इर्द गिर्द, एंड नेबरिंग रीजन्स, उसके आसपास के रीजन्स में. एंड वो धीरे धीरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में फैल गया. हाउ डू वी नो दिस? अब हमें कैसे पता चला ये? मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेस. 2 सोर्स है जिनसे हमें इसकी जानकारी मिली. नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस दैट हैव कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशिएंट अर्बन सेंटर्स.
जो पहले जो खुदाई हुई है, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुई है, उससे हमें कंफर्म हुआ, उनसे हमको पता चला कि यहाँ में कुछ शहर थे, अर्बन सेंटर्स थे पुराने। एंड दूसरा नंबर 2, एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम, कुछ पुराने लिटरेचर्स है, बुक्स है, जिनसे हमें पता चला, जैसे कि लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर्स आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर्स। तो आप वैदिक टेक्स्ट में आप पाओगे, आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में आप पाओगे, जैन लिटरेचर में आपको इन अर्बन सेंटर्स के बारे में जानकारी मिलेगा। दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। और ये जो न्यू फेज, जो गंगा प्लेन में जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ, इसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन, विच इंसिडेंटली हैज कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे। और ये आज तक भी कंटिन्यू होता आ रहा है। लेट अस सी हाउ दिस फेज एमर्ज्ड। तो ये कैसे उभर कर आया, ये हम यहाँ देखेंगे। जनपदास एंड महाजनपदास। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BCE, रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन नॉर्थ इंडिया। तो जब सेकेंड मिलेनियम खत्म हुआ, तब जो रीजनल कल्चर्स जो हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे नॉर्थ इंडिया में, अलग अलग क्षेत्रीय कल्चर वाले लोग। As people formed clans or groups, probably sharing a common language and common customs, each clan came to be associated with a territory or janpada led by a raja or ruler. तो कुछ लोग ना इकट्ठे होके ग्रुप बनाने लगे, या क्लैन जिसको बोलते हैं वो बनाने लगे, या कुल या वंश जो है। अब उनमें क्या कॉमन था, मे बी उनका कॉमन लैंग्वेज था, जो एक भाषा बोलते थे वो सारे एक ही कुल के लोग बन गए, या कुछ कॉमन कस्टम रहा होगा, रीति रिवाज एक जैसा है तो वो एक क्लैन के हो गए, एक ही कुल के हो गए, एक ही वंश के हो गए। एंड इस तरह से इकट्ठा होके वो जनपदा बनाने लगे। एंड जनपदा को कौन लीड करता था, वहां का राजा, जो वहां का रूलर था। अभी जनपदा शब्द का अर्थ क्या है? जनपदा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल या जना हैव सेट फूट, या पदा दैट इज हैव सेटल्ड डाउन। तो जनपदा शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जहां लोगों ने अपना सबसे पहला शरण रखा या पद रखा, जहां लोग बस गए, उसी को कहते हैं जनपदा। द जनपदास ग्रीव एज ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंडेड एंड कनेक्टेड देम। और जनपदा धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड फैलने लगा तो उनका नेटवर्क फैलने लगा, कनेक्शंस बनने लगे। बाय द 8th or 7th century BCE, some of those early states has merged together. The resulting bigger units were known as Mahajanpada. और 8th या 7th सेंचुरी BCE आते आते कुछ स्टेट्स जो है ना वो मर्ज होके इकट्ठे हो गए, कुछ कुछ जनपदा एक साथ जुड़ गए, एंड उसके कारण क्या हुआ, एक बिगर यूनिट तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं महाजनपदा। ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ देम, द मोर फ्रीक्वेंट लिस्ट गिव द नेम ऑफ 16 महाजनपदा। तो हालांकि बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट में आपको अलग अलग जनपदास का नाम मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है वो 16 महाजनपदास थे, जो एक्सटेंड होता था, एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधारा इन द नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन द ईस्ट एंड अश्माका इन द सेंट्रल इंडिया क्लोज टू गोदावरी रिवर। तो आप नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ एक मैप है जिसमें आपको दिखेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट में गंधारा से लेके ईस्ट में अंगा तक फैला हुआ है, एंड नीचे आप जाओगे तो सेंट्रल इंडिया तक है, जो गोदावरी के पास अश्माका तक है। देयर में हैव बीन अ फ्यू मोर, हो सकता है 16 से अधिक भी हो, along with some smaller जनपदास continuing independently। इसके साथ जनपदास भी थे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि जनपदास बिल्कुल खत्म हो गए थे। Let us explore. The most powerful of these new states were Magadha, Kaushala, Vatsa and Avanti। तो इन सभी में जो कुछ जो है बहुत पावरफुल थे, जैसे मगधा, कौशला, वत्सा एंड अवंती। अब मैप में भी देख सकते हैं ये अब कहाँ में है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, द मैप यानी फिगर 4.3 शोज द महाजनपदास कैपिटल्स। तो लेट अस सी, यहाँ में आपको नजर आएगा, है ना, गांधारा आप देख सकते हैं, यहाँ गांधारा है, ठीक है, एंड
यहाँ में चंपा दिया हुआ है और यहाँ अस्मा का जो कहा गया था। तो ऐसे यहाँ फैला हुआ और सभी का अपना अपना यहाँ कैपिटल भी दिया हुआ है। जैसे मगध का कैपिटल दिया है राजगृह, अवंती का कैपिटल दिया उज्जैनी, कुरु का कैपिटल इंद्रप्रस्था, अंगा का कैपिटल चंपा, गांधार का कैपिटल पुष्कालवती, ऐसे अलग अलग आपको, और तक्षशिला भी उसका एक कैपिटल है। तो इस तरह से सब दिया हुआ है यहाँ में आपको। ओके, वापस आते हैं हम, वापस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। The map shows the Mahajanpada's capitals. Most were fairly large, well-fortified cities with Mewat running outside the fortifications as further defense. तो यहाँ मैप में आपको सारे महाजनपदास कैपिटल्स के साथ में दिख रहे हैं और ये महाजनपदास जो थे ये काफ़ी बड़े होते थे एंड अच्छी तरह से फोर्टिफाइड होते थे, यानी किला बना रहता था, उनके चारों तरफ में किला रहता था। और किले के चारों तरफ में ऐसा खाई है ना, यहाँ अगर किला है, समझ लो ये किला है, तो इसके चारों तरफ में गहरा खाई, इसको बोलते हैं मुआट, खाई को बोलते हैं मुआट, वो बना रहता था। किस लिए बना रहता था? डिफेंस के लिए। किस लिए बना रहता था? फॉर डिफेंस। वो डिफेंस का काम करता था, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। Often the gateways through the rampart walls would be deliberately kept narrow so guards may control the movement of the people and goods entering or leaving the city. और साथ ही साथ में जो गेटवे होता था, जो अंदर घुसने का, किले के अंदर आने का, वो अक्सर नैरो रखा रहता था, बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता था, ताकि जो गार्ड है वो लोगों के मूवमेंट पे नज़र रख सके। It is fascinating to note that most of those ancient capitals continue to be living cities today. और सबसे अद्भुत बात है कि उस जमाने उनके जो कैपिटल्स है, जो महाजनपदास के कैपिटल्स है, वो आज भी हमारे यहाँ के लिविंग सिटीज़ है। मॉडर्न सिटीज़ दैट आर ऑफन 2500 years old, और आज वो मॉडर्न सिटीज़ है और करीब करीब 2500 साल पहले की बात है, तब से लेके अब तक है। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। Each Janpada had an assembly or council called Sabha or Samiti where matters concerning the clan could be discussed. तो हर जनपदा में एक काउंसिल यानी कि बहुत सारे मंत्री मिल के जो ग्रुप बनाते उसे बोलते काउंसिल या असेंबली होता था, जिसे हम सभा या समिति कहते थे। और जहाँ में जो क्लैन यानी कि जो कुल से रिलेटेड या ग्रुप से रिलेटेड जो भी मैटर होता था वो डिस्कस होता था। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन द इंडियाज कल्चरल रूट्स that the words Sabha and Samiti first appeared in the Vedas, India's most ancient text. तो आप जो सभा और समिति शब्द है, इसका आप देखेंगे सबसे पहले ये वेदों में इसका प्रयोग हुआ है। We may assume that most of the members were elders in the clan, और ज़्यादातर जो सभा के मेंबर्स होते थे ये उस क्लैन के, उस कुल के, उस वंश के बुजुर्ग लोग होते थे। The Raja was not expected to rule independently or arbitrarily, यानी कि राजा जो है वो अपना मन के मुताबिक, है ना, जो मेरा मन करेगा वो ऐसे वो नहीं करते थे, है ना, या इंडिपेंडेंटली या आर्बिट्रेरली रूल नहीं करते थे। उनको सबसे एडवाइस लेके डिसीजन लेना पड़ता था। एक गुड रूलर वाज सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज। एक अच्छा रूलर वो होता था जो समिति या सभा से डिस्कस करे, उनका एडवाइस ले, अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और उनके मंत्री और एडमिनिस्ट्रेटर तो रहते ही हैं, उसके अलावा उन्हें ऐसे सभा से भी परमिशन लेना पड़ता था। Indeed, according to some text, an incompetent ruler could be removed by the assembly. और कुछ टेक्स्ट में ये जानकारी भी हमें मिला है, कुछ टेक्स्ट से, कि जो इनकॉम्पिटेंट यानी कि जो रूलर मन लायक नहीं है उस पोस्ट के, उसे असेंबली हटा भी सकती थी, हटा भी देती थी। Of course, while such mentions are significant, it does not mean that this was an established law. इसके बारे में यहाँ हुआ मेंशन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रूल था कि अगर राजा सही नहीं है तो हटा दे, ऐसा हर जगह नहीं होता था। Let us remember that the data we have for
such remote periods is incomplete. क्योंकि इतना पुराना समय का, इतना रिमोट समय का जो डेटा है हमारे पास उस पीरियड का, वो इनकम्प्लीट है ना। तो हम एकदम पक्का ऐसे नहीं बोल सकते ऐसा होता था। In their political system, the Mahajanpadas expanded the basic principles of Janpadas. एंड जो पॉलिटिकल सिस्टम आप देखेंगे महाजनपदा जो है, वो जो जनपदा में जो सिस्टम था उसी को थोड़ा सा और एक्सपैंड किए। समवेयर इन इफेक्ट मोनार्कीज in the sense that the Raja was the ultimate authority supported by ministers and an assembly of elders. और कहीं कहीं तो जो राजा था वही था अल्टीमेट अथॉरिटी, माने उसी के पास सारा पावर होता था एंड उसे सपोर्ट मिलता था अपने मिनिस्टर्स का, और जो असेंबली, जो एल्डर्स का असेंबली है उसका भी उसे सपोर्ट मिलता था। तो मोनार्की था। हिज पोजीशन वाज हेरिडिटरी, यानी कि हेरिडिटरी यानी कि मैं अगर राजा तो मेरा बेटा फिर बनेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे है ना, फैमिली में रन करेगा, ऐसा था। इन द सेंस दैट ए राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस सन, यानी कि हेरिडिटरी में क्या था, अगर एक राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा। The king would collect taxes or revenue, maintain law and order, get impressive fortifications built around their capital, and maintain an army to defend the territory or wage war with neighboring ones, as the case may be. तो राजा क्या करता था, वो टैक्स या रेवेन्यू इकट्ठा करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, बहुत ही इम्प्रेसिव मैंने बड़े बड़े फोर्ट्स किला बनाता था अपने कैपिटल के चारों तरफ में, और आर्मी मेंटेन करता था, एंड ज़रूरत पड़ने पर अपने नेबर से वॉर भी कर लेता था। मगधा located in part of today's Bihar, Kausala in part of today's Uttar Pradesh, and Avanti in part of today's Madhya Pradesh were among the most powerful states. तो ये कुछ मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थे उस जमाने के, मगधा, कौशला एंड अवंती। However, at least two महाजनपदास, वज्जी या जिसे वृज्जी भी कहते हैं, and the neighboring Malla had a different system. मैप में देखते हैं, कहाँ गया मैप, तो मैप में आपको नजर आएगा यहाँ मल्ला, यहाँ विज्जी, ये दोनों नेबरिंग स्टेट्स थे या महाजनपदास थे। तो दे हैड अ डिफरेंट सिस्टम। द सभा और समिति हैड मोर पावर एंड टुक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस थ्रू डिस्कशन एंड इफ नेसेसरी थ्रू वोट। तो ये वज्जी और मल्ला जो है, ये यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग था। यहाँ मोनार्की या ऐसा हेरिडिटरी ये नहीं चलता था। यहाँ समिति के पास ज़्यादा पावर था, सभा के पास ज़्यादा पावर था, एंड सारे डिस्कशंस वो ही लेते थे। और कैसे लेते थे, वोटिंग के थ्रू। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ राजा, एंड सबसे आश्चर्य की बात है राजा का सिलेक्शन भी वोट के थ्रू होता था। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपदास विच वेर कॉल्ड गनास और संघास were not monarchies. Their functioning might be called democratic, since members of the assembly were the ones to select the rule and to take major decisions. तो जो महाजनपदास को हम गना या संघा के नाम से जानते हैं, वो मोनार्कीज नहीं थे। वहाँ मैंने ये नहीं कि हेरिडिटरी सिस्टम चलेगा, राजा का रूल, वैसा नहीं। वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम था, एंड लोग जो है ना वोट के थ्रू राजा को सेलेक्ट करते थे, रूलर को, और सारे डिसीजंस वोटिंग के थ्रू होता था, यानी वो डेमोक्रेटिक था। इन फैक्ट स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिस्टम सच सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो बोला जाए तो ये रिपब्लिक जो रूलर्स को चुनने का या वोटिंग वाला ये सिस्टम, लोग जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है ये दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक्स में से इनका गिनती होता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम इससे पहले नहीं था। मोर इनोवेशंस। द एज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास वाज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज विच वुड इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम्स। तो ये जो जनपदा और महाजनपदा का जो समय था, ये बहुत ही बदलाव का समय था, विच जो हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर जिसका असर पड़ा और आज तक भी पड़ रहा है। इन द चैप्टर इंडियाज कल्चरल रूट्स इन ग्रेड 6 वी सॉ द एमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि किस तरह से नए नए विचारधाराएं आ रही थी, जैसे कि
वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन इन पर्टिकुलर एंड देयर रेस्पेक्टिव लिटरेचर, उनके जो किताबों में, उनके जो ग्रंथों में इन सब की जानकारी आपको मिलती है. दो schools disseminated their teachings and literature through scholars, monks and nuns traveling across India or the people undertaking pilgrimage. तो ये जो स्कूल है, यानी ये जो वैदिक स्कूल्स या बुद्धिस्ट जो है या जैन जो है, इनका जो ये अपना जो विचारधारा वो कैसे लोगों तक, अलग अलग जगह तक कैसे वो ट्रैवल के डिसमिनेट हुआ, उनका टीचिंग्स लिटरेचर कैसे उनके स्कॉलर्स के थ्रू, जो जिसको उनकी उस धर्म की जानकारी थी, या मॉन्क जो साधु, नन जो साधवी, वो ट्रैवल करते थे, यहाँ वहाँ लोगों से मिलते थे, या तीर्थ पे, पिलग्रिमेज का मतलब है तीर्थ पे जाना, तीर्थ पे जाते थे और लोगों को बताते थे बुद्धा के बारे में, या जैन महावीर जैन के उनके टीचिंग्स के बारे में. इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिन्यूअल, इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स. तो इंडिया के जो आर्ट है उसमें भी कुछ नयापन आने लगा, एंड बाद में जब एम्पायर्स के रूल में वो उसमें और भी वो खिल के निखर के आएगा. अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी. अब अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, विकास का जब बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो होना ही होना है. लेट अस रिमेंबर दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी. तो इससे पहला जो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन वो था हरप्पन सिविलाइजेशन. उस समय कॉपर और ब्रोंज मेटलर्जी के ऊपर बहुत काम हुआ था. नाउ इन दिस सेकेंड अर्बनाइजेशन ए मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड आयरन मेटलर्जी. अब आयरन कैसे पत्थर से निकाला जाए, उसका कैसे उपयोग हो, उसके बारे में उसमें एक शिफ्ट हुआ, टेक्नोलॉजी का माने यूज देखा गया या बदलाव देखा गया. इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वेर एक्चुअली perfected from the early 2nd millennium BCE, but it took a few centuries for iron to become a part of daily life. तो किस तरह से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे आयरन को शेप किया जाए, ये सारा जो है ना 2nd सेंचुरी मिलेनियम में इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन बाद में और ज़्यादा काम हुआ, जैसे कि डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल होने लगे. By the late 2nd millennium BCE, iron tools had become widespread, facilitating agriculture on a bigger scale. और 2nd millennium के एंड होते होते यानी 1st millennium के आसपास आते आते आयरन का टूल्स जो है ना बहुत ही आम बात हो गया, वाइड इतना फैल गया कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने लगा और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में यूज़ होने लगा. आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैन ब्रोंज, लाइटर एंड शार्पर swords, spears, arrows, shields etc. और आयरन से जैसे ही आयरन का जब इस्तेमाल होने लगा तो अब जो वेपन्स जो है, हथियार और बेटर होने लगे, ब्रोंज से बेटर होने लगे, उनसे हल्के, उनसे शार्प होने लगे. अब तीर, शील्ड, तलवार सब आयरन का बनने लगा जो और मजबूत था, हल्का था. एज इट हैपन्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास. और कुछ प्रूफ भी है किस तरह से युद्ध हुआ था अलग बगल बगल के जनपदास के बीच में. हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वाज ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल टू टेल. लेकिन कितना फ्रीक्वेंसी मैंने कितने समय के अंतराल पर ये होता था युद्ध, और कितना इंटेंस था, कितना घातक था, कैसा था उसका स्केल, इसके बारे में बताना मुश्किल है. Such military campaigns, but occasionally alliances too, gave rise to new kingdoms and empires. तो इस तरह के जो मिलिट्री कैंपेन्स हुए यानी जो युद्ध वगैरह हुआ, इसके कारण और कुछ कुछ न्यू अलायंस भी बना, दोस्ती भी बना, उसके कारण नए किंगडम्स आए, नए एम्पायर्स आए, विच विल टर्न टू लेटर इन आवर जर्नी. तो आगे हम अपने सफ़र में इसके बारे में पढ़ेंगे. Another innovation was the first use of coins. तो पहला इनोवेशन आयरन का यूज़ हुआ, एंड सेकेंड इनोवेशन था कॉइन का इस्तेमाल इन इंडिया, मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड. अब ट्रेड बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा और सिक्के का इस्तेमाल होने लगा. वेरी सून कॉइन्स वेर एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग क्षेत्रों के बीच में कॉइन का एक्सचेंज होने लगा. इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्षेत्रीय दायरे से बाहर निकल के अलग अलग शहरों में, वर्ल्ड के अलग अलग शहरों के बीच में भी अब कॉइन का इस्तेमाल होने लगा. द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वेर मेड ऑफ सिल्वर, अ सॉफ्ट मेटल इनटू विच द सिंबल्स कुड बी पंच्ड. तो सबसे पहला कॉइन्स जो है इंडिया में सिल्वर का बनने लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सॉफ्ट है. हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं, मैलेबल है, डक्टाइल है ना, तो डक्टाइल है यानी उसको पीट सकते हैं, तो वो पंच हो सकता था. एंड देवर, क्योंकि पंच मार के राजा का अपना कोई सिंबल उसमें लगा देते लोग मार्क करके, तो इसीलिए उसे कहा जाता था दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स. दो सिंबल
पंच के रूप में उसमें लगाया जाता था, पंच करके, इसीलिए उसे पंच मार्क कॉइन्स भी बोला जाता था. एंड दे वर मेड ऑफ सिल्वर. लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वेर ऑल्सो मेड. और धीरे धीरे कॉपर और गोल्ड और दूसरे मेटल्स का भी सिक्के का इस्तेमाल होने लगा. जनरली महाजनपदा इश्यूड इट्स ओन कॉइन्स. तो ज़्यादातर ऐसा होता था कि महाजनपदा खुद अपना एक कॉइन को निकालता था. बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स वेर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज्ड इन ट्रेड. और साथ ही साथ में अगल बगल क्षेत्रों का भी कॉइन का इस्तेमाल होता था और एक्सचेंज भी होता था, ट्रेड भी. नेक्स्ट आते हैं द वर्ना जाति सिस्टम. We saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization. जैसे जैसे civilization बढ़ने लगा तो society और ज़्यादा complex होने लगा. Whenever this happens, a society organizes itself in several groups based on class, occupation or some other criteria. और जब भी ऐसा complex situation आता है तो क्या होता है कि society ग्रुप बना लेता है, अलग अलग अब किस आधार पर ग्रुप बना लेता है कि अपने क्लास, हम लोग मैंने कौन किस प्रोफेशन को बिलोंग करता है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, या कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न्ड विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशंस. तो हो सकता है प्रोफेशंस के आधार पर कि कौन कौन है जो गवर्न करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखेगा, कौन रिलीजन से जुड़ा काम देखेगा, उनका ग्रुप होगा, एजुकेशन से रिलेटेड उनका अलग ग्रुप, जो बिजनेस करेंगे, ट्रेड उनका अलग ग्रुप, टाउन प्लानिंग का अलग ग्रुप, फार्मिंग वालों का अलग ग्रुप, क्राफ्ट्स या आर्ट्स, सबका अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से हो सकता है कि ग्रुप बनाया जाए. यहाँ 4.6 फिगर में दिखाया गया है पंचमार्क कॉइन्स जो यूज़ हुआ था. एंड यहाँ ऊपर वाले अलग अलग दिखा रहा है कि मेटल वर्कशॉप कैसे या फायरवुड. In an ideal society, all those groups would complement each other and work in harmony. एक आइडियल सोसाइटी में क्या होगा कि सारे ग्रुप्स जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा ऊपर कोई नहीं, मैं हूँ तो तुम है, मैंने सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हारमोनी में काम करेंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज. लेकिन कभी कभार ऐसे डिविजन्स जो है वो इनइक्वालिटी भी लाता है ना. मैंने अब लोगों में मतलब कि किसी को लगेगा ये छोटा है वो बड़ा है, तो इनइक्वालिटी भी आ सकता है. Some groups acquire more wealth, power or influence than others. हो सकता है कि कुछ ग्रुप के पास ज़्यादा धन आ जाए, कुछ पावर ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस हो, बोलबाला ज़्यादा हो. In other words, while equality is an ideal that human societies have often aspired to, very few, if any, have ever achieved it. सारे लोग क्या चाहते हैं? इक्वालिटी रहे समाज में, है ना. सब चाहते हैं ना राम राज्य है, सब बराबर हो जाए. लेकिन अक्सर हम लोग एस्पायर तो यही करते हैं, चाहते तो यही है कि समाज में ऐसा ही हो, लेकिन अचीव नहीं होता है. इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ टू फोल्ड सिस्टम. तो एक डबल फोल्ड सिस्टम था इंडिया में. क्या था? वन कैटेगरी वॉज द जाति, अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड. तो जो पहला उसका कैटेगरी था, जो टू फोल्ड सिस्टम का फर्स्ट कैटेगरी वॉज जाति. जाति यानी एक ऐसा ग्रुप जो प्रोफेशन के आधार पर, आपके काम के आधार पर, जिससे आपका रोजी रोटी चलता है, आपका लाइवलीहुड जिससे चलता है, उस आधार पर सोसाइटी को बांटा जाए. द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो जैसे कि आप में अगर कोई स्किल है या आपके परिवार में, जैसे कि खेती की आपका स्किल एग्रीकल्चर का, तो आप किसान वर्ग से होंगे. आप मेटलर्जी, कैसे आप लोहार, सुनार, कुछ और हो सकते हैं. इसी तरह कॉमर्स यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके फैमिली में वो चलता आ रहा है, या कोई और क्राफ्ट आपके फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन ऐसा चलता आ रहा है, ट्रांसमिट होता आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर जाति के कहलाएंगे. ऑफन ए जाति would get further subdivided into sub जातीज, और जाति को फर्दर सब जातीज में भी डिवाइड किया जाता था. each of which developed customs and traditions of its own. और सभी जाति या उसके नीचे जो सब जाति होता था उनका अपना रीति रिवाज, अपना ट्रेडिशन होता था. फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज, रिचुअल्स और फूड हैबिट. तो जैसे कि अब शादी है तो हमारे रीति रिवाज में ऐसा होता है, या कोई फूड हैबिट है तो ये हमारे में ऐसा होता है, हमारे में ऐसा होता है, तो अलग अलग हुआ करता था जाति के आधार पर.
along with the जाति there was another category. अब मैंने बोला ना टू फोल्ड सिस्टम था हमारे सोसाइटी का, तो फर्स्ट जाति का आधार पर सोसाइटी को बांटा गया था, एंड दूसरा था वर्णा, दैट ऑफ वर्णा, ए कॉन्सेप्ट दैट एमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट. तो ये वर्णा सिस्टम कहाँ से आया? वेदों से आया. देयर वर 4 वर्णास. तो बेसिकली 4 वर्णा थे. ब्राह्मण्स वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज. तो पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण्स. उनका काम क्या था कि नॉलेज को स्प्रेड करना, नॉलेज को प्रिजर्व करना, एंड परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, है ना, अलग अलग रिचुअल जो है ना, पूजा पाठ, ये वो सारा करना. सेकेंड जो था वर्णा वो था क्षत्रियाज. Kshatriyas were expected to defend the society and the land and to engage in warfare if necessary. उनका काम था कि समाज को, जमीन को बचाना और ज़रूरत पड़ने पे युद्ध करना. थर्ड था वैश्याज. वैश्य जो थे were supposed to increase the society's wealth through occupations of trade. वैश्य का काम है धन कमाना, धन अर्जित करना. कैसे? ट्रेड करके, बिजनेस करके, व्यापार करके, एंड या खेती से, एग्रीकल्चर से. एंड फाइनली शूद्रास वेयर द आर्टिसंस, क्राफ्ट पीपल, वर्कर्स और सर्वेंट. तो चौथा जो वर्णा था वो था शूद्र. वो होते थे आर्टिसंस या क्राफ्ट पीपल, जो अलग अलग जैसे लोहार, सुनार वैसा, या वर्कर्स जो होते थे, या जो सर्वेंट होते थे, ये सारे उसमें आते थे. तो ये हो गया वर्णा बेस्ड. तो एक हो गया जाति पर आधारित, दूसरा हो गया वर्णों पर आधारित. जाति प्रोफेशन के हिसाब से बांटा गया था, एंड वर्णा जो वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से 4 वर्णों में सोसाइटी को बांटा गया था, और उन्हें उनका काम भी डिफाइन किया गया था कि कौन क्या करेगा. डू नॉट या डोंट मिस आउट, ये पढ़ते हैं. यू हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट. हम लोग कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं. तो ये कहाँ से आया? इट कम्स फ्रॉम ए पोर्टुगीज वर्ड कास्टा. अ पोर्टुगीज ट्रैवलर टू इंडिया in the 16th century CE tried to make sense of Indian society. तो एक पोर्टुगीज वर्ड है कास्टा, जो एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, जब वो इंडिया में आए थे, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये शब्द जो है का इस्तेमाल किया. Why a few scholars consider caste to refer to varnas, most take it to apply to jatis, yet other consider caste to refer to the whole varna jati system. तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि कास्ट का मतलब है कास्ट का मतलब है कास्ट वर्ना को ये करता है. कुछ का कहना है नहीं इसका मतलब है जाति, और कुछ और का कहना है कि नहीं, वर्ना जाति सिस्टम पूरा मिला के होता है कास्ट. देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस in both in text and inscriptions that in early period individuals and communities changed their professional occupations if circumstances demanded. तो आप अगर हिस्टोरिकल एविडेंस देखेंगे, पुराने एविडेंसेस को आप खोजेंगे, तो आपको टेक्स्ट में भी, इंस्क्रिप्शंस में भी, सब में आपको पता चलेगा कि पहले के समय में जो कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को उनके काम के आधार, उनके प्रोफेशन के आधार पर मतलब वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे अगर ज़रूरत पड़े. सर्कमस्टांसेस यानी आपका ज़रूरत पड़ने पर आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे. फॉर इंस्टेंस, ए लॉन्ग ड्राउट और सम नेचुरल कैलामिटी वुड फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ सिटी एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशंस. यानी कि अगर सूखा अकाल पड़ जाए तो ऑब्वियसली किसान क्या करेगा? तो किसान हो सकता है शहर में चला जाए और कुछ और काम ले लें. सम ब्राह्मण्स would turn to trade or even military activities, और हो सकता है कुछ ब्राह्मण जो है वो व्यापार करने लगे या युद्ध करने लगे. This complex system structured Indian society, organized its activities including economic ones, and therefore gave it some stability. और ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंडियन सोसाइटी, मैंने हमारे सिस्टम, हमारे सोसाइटी को पूरा ऑर्गेनाइज करता है, और चाहे वो इकोनॉमिक तरीके से हो चाहे कोई और तरीके से. Therefore gave it some stability, और हमारी सोसाइटी को स्टेबल बनाता है. In time, however, the system became rigid and led to inequalities. लेकिन धीरे धीरे अब जो लोग भूल गए, अब जो ना रिजिड हो गया कि नहीं, आप इस जाति के हैं तो आपको वही काम करना, उस तरह से होने लगा, और सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आने लगा जो लोअर जाति इसको लेकर के, यानी कि भेदभाव होने लगा. और some communities excluded from वर्णा जाति सिस्टम. दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर ग्रेड. और कुछ लोगों को बिल्कुल वर्णा जाति सिस्टम से ही हटा दिया गया,
इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द वर्ना जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। जो वर्ना जाति सिस्टम है इसका बहुत ही डीप असर रहा है, बहुत ही गहरा असर प्रभाव रहा है हमारे सोसाइटी में। एंड जनरेशन्स ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। और बहुत सारे स्कॉलर्स इसका बारे में पढ़ते आए हैं। There is a broad agreement that the system was significantly different, more flexible in particular in earlier periods and become more rigid with the passage of time, in particular during the British rule in India. तो माना जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि पहले के समय में बहुत फ्लेक्सिबल था, आप कोई भी ऑक्यूपेशन में शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाके बहुत रिजिड हो गया कि नहीं, आप जिस जाति के हैं आप उसी के ही कहलाओगे, आप चेंज नहीं कर सकते। और ये ज़्यादातर कब हुआ? जब ब्रिटिश रूल हुआ इंडिया में। लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वर्ना जाति हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म at work in Indian society, it is not the only one. There have been many others, some of which we will explore later, especially in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. तो वर्ना जाति सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ज़रूर रहा इंडियन सोसाइटी का, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र था ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारा था जिसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। आगे चैप्टर है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। इसमें डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, तो इंडिया के दूसरे भागों में क्या हो रहा था। इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE important communication routes opened up. Developments elsewhere in India. In this first millennium BCE, important communication routes opened up for the purpose of trade, pilgrimage, military campaigns, etc. तो फर्स्ट मिलेनियम BCE में बहुत सारे कम्युनिकेशन के रास्ते खुल के आए। किसके लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, पिलग्रिमेज यानी लोग तीर्थ पे जाने लगे, मिलिट्री कैंपेन्स यानी कि मिलिट्री कैंपेन्स को क्या बोलते हैं, जो युद्ध उसके लिए है ना, एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए। ऐसा टू रूट्स बिकम वाइडली यूज्ड एंड आर ऑफन मेंशन्ड इन द लिटरेचर। और दो रूट के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है लिटरेचर में। पहला है द उत्तर पथा या पथ एंड द दक्षिणा पथ। एक है उत्तर पथ और दूसरा दक्षिणा पथ। द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजियंस टू द गंगा प्लेन्स ऑल द वे टू द ईस्टर्न इंडिया। जो पहला है, जो उत्तर पथ है, वो नॉर्थ वेस्ट के रीजियंस को गंगा के प्लेन से जोड़ता है एंड वो पूरा ईस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था। एंड दूसरा जो है, द सेकेंड स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयागराज, देन अ कैपिटल one of the Mahajanapadas and crossed the Vindhya range of hills to proceed all the way south. तो दूसरा जो था वो प्रयागराज से होते हुए विंध्या के पहाड़ों से होते हुए साउथ तक था। We will return to these routes when we explore the formation of empires in India. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे तब। Many lateral routes also connected with other parts of the India. अब lateral routes का मतलब क्या है? जैसे कि समझ लो ये एक मेन रास्ता जा रहा है और इसके साथ जो छोटे छोटे जो रूट्स जो जुड़ के आए होंगे यहाँ वहाँ से, ऐसे इसे बोलते हैं lateral route, lateral paths या routes. Many lateral roads also connected with other parts of India, especially the important ports on the western and eastern coast. तो नॉर्थ से साउथ रास्ता जा रहा था, वेस्ट टू ईस्ट रास्ता आ रहा था, या नॉर्थ से ईस्ट की ओर रास्ता जा रहा था। लेकिन और बहुत सारे रास्ते जो लैटरल रास्ते जो जुड़े हुए थे वो पोर्ट तक कनेक्ट करता था, वेस्टर्न पोर्ट्स से लेके ईस्टर्न पोर्ट्स तक कनेक्टेड था। विच वेर वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड, और जो पोर्ट होते थे वो बहुत ही ट्रेड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता था और बहुत ही वाइब्रेंट है ना। इन द ईस्टर्न रीजन मेनी सिटीज एमर्ज्ड सच एज शिशुपालगढ़। टुडे शिशुपालगढ़ इज़ अ पार्ट ऑफ भुवनेश्वर। तो ऐसा ही एक रीजन था, एक मेजर सिटी जो उभर के आया था, उसका नाम था शिशुपालगढ़। वो भुवनेश्वर में है, अभी भुवनेश्वर का हिस्सा है। विच वॉज द
capital of the Kalinga region, and followed a strict square ground plan with imposing fortifications and broad streets. और वहाँ वो कलिंगा का कैपिटल था और वहाँ में जो वहाँ का जो प्लानिंग था आप देखेंगे बिल्कुल स्क्वायर ग्राउंड का प्लान हुआ करता था एंड फोर्टिफिकेशंस थे, किला बना हुआ था, बहुत चौड़े चौड़े रास्ते थे जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है. In the subcontinent southern regions, cities began emerging from about 400 BCE, although the recent excavations claim to find some signs of commercial activities going further back. तो अगर आप सदर्न पार्ट में देखेंगे तो जो सिटीज़ है वो उभर के आए थे अराउंड 400 BCE के आसपास, लेकिन कुछ रीसेंट जो एक्सकवेशंस जो खुदाई हुए हैं उनसे पता चलता कि नहीं, उससे भी पहले कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुए हैं. अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स एमर्ज्ड. तो साउथ में उसी दौरान 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम उभर के आया. द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास. वो 3 थे, चोला, चेरा एंड पांड्यास. Apart from archaeological evidence, the most ancient Tamil literature mentions those kingdoms and several of their kings. तो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशंस के थ्रू जो एविडेंस है वो तो है ही है, उसके अलावा जो तमिल लिटरेचर है उसमें भी इन सभी किंगडम्स और वहाँ के राजाओं के बारे में बताया गया है. Because the southern regions are rich in resources such as precious and semi-precious stones, gold and spices, they profitably traded not only with the rest of India but also with kingdoms and empires overseas. चूँकि सदर्न पार्ट जो है ये अपने कीमती पत्थर या सेमी प्रीशियस पत्थर, सोना, मसालों के लिए जाना जाता था, तो ये बहुत ही प्रॉफिट के साथ पे व्यापार करता था इंडिया के अलग अलग भाग के साथ ही नहीं बल्कि ओवरसीज़ यानी कि समुद्र पार यानी दूसरे देशों के साथ भी. By 300 or 200 BCE, almost the entire subcontinent, including the regions in the northeast, was one vibrant interconnected land. और 300 से लेके 200 BCE आते आते ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है, नॉर्थ ईस्ट भी इसमें आप ले लीजिए यानी जो वो असम का क्षेत्र, वो सारा आपस में एक जुड़ के एक इंटरकनेक्टेड लैंड बन गया था. Goods and culture traveled from region to region and often beyond India to parts of Central and Southeast Asia. और जो कल्चर है, वो जो गुड्स है, वो उस इधर से उधर ट्रैवल होने लगे एक रीजन से दूसरे रीजन. केवल इंडिया ही नहीं लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कल्चर का आदान प्रदान होने लगा. About the same time, the Mahajanpadas ceased to exist, leaving the place to fresh developments that were going to reshape India. और धीरे धीरे जैसे सब चीज़ का एक अंत होता है, तो जैसे जनपदास का अंत हुआ फिर महाजनपदा आए, अब महाजनपदा भी ख़त्म होने लगा है ना, उनका एग्जिस्टेंस भी सीज होने लगा, ख़त्म होने लगा, ताकि नए डेवलपमेंट्स आ सके और इंडिया दोबारा रीशेप हो सके. बिफोर वी मूव ऑन, from the end of the second millennium BCE, Janpadas rose in parts of north and central India. They were smaller states with a Raja at the head, taking counsel from an assembly of elders. तो हमने देखा कि सेकेंड मिलेनियम के एंड के आसपास में जनपदास जो है नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में उभर के आए, जहाँ में एक राजा हुआ करता था. राजा जो असेंबली ऑफ एल्डर्स जो काउंसिल है उनके मदद से राज करता था. एंड बाद उसके ख़त्म होते होते 16 जनपदास वेर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE. ये तो हो गया सेकेंड मिलेनियम BCE. उसके बाद जैसे आप थोड़े सा और समय जब जाता है फर्स्ट मिलेनियम BCE आते आते 16 महाजनपदास उभर के आए. दे विटनेस द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. ये है सेकेंड अर्बनाइजेशन का समय इंडिया का, which spread in all directions from the Ganga region all the way to South India, जो गंगा से लेके पूरे साउथ तक फैला हुआ था. By 300 BCE or so, महाजनपदास ceased to exist. और 300 BCE के आसपास महाजनपदास भी सीज होने लगा, ख़त्म होने लगा. In the same period, a vast network of road connected north to south, east and west, and eventually all regions of the subcontinent. और उसी दौरान
जो रोड्स का कनेक्टिविटी यानी कम्युनिकेशन इतना बढ़िया होने लगा, नॉर्थ से साउथ जुड़ गया, ईस्ट से वेस्ट जुड़ गया, सारा रीजन पूरा सब कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ गया. पीपल, गुड्स, आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ट्रैवल अलॉन्ग ऑल दिस रोड. और इन रास्तों से लोग आना जाना करने लगे, सामान आना जाना करने लगा, उनके साथ उनके आइडियाज़, उनके टीचिंग्स भी ट्रैवल करने लगे. सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे. And please do like and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.